देखिए, खेती के बारे में सन 78-79 की बात है। तो मैंने यहाँ देखा, हमारे जो दादा बाबाओं के खेत थे, 3-4 एकड़ ज़मीन थी हमारी, तो गांव के इधर उधर थी, एक साथ नहीं थी। तो फिर उसकी तुलना मानव व्यवहार से की, और मानव व्यवहार फिर यहाँ शाम को मैं, जो मर्दाना घर था, कोई वो तो लेडीज़ तो थे नहीं, तो रामायण पढ़ते थे हम यहाँ। और रामायण के, रामचरितमानस के बाद रामायण पढ़ते थे, तो उसको व्यवहार में सब देखता था। तो ये तंग करते थे एक दूसरे को, तंग करने की जो प्रथा, वरना समय पर सिंचाई न देना, पड़ोसी किसान को समय पर रास्ता न देना, तो वो बात मेरे अंदर घर कर गई। वो पिताजी से बोला, मैं इस तरह की खेती नहीं करने का। बोला, फिर कैसे करेगा? ये जो खेत आपके हैं वो बेच दो। कि बेच दो भाई मैं यहाँ रहूँगा, ये अनायास दबाव देंगे और मैं उसको बर्दाश्त नहीं करने का, तो प्रहार करूँगा। प्रहार करने में मेरी शक्ति खर्च हो जाएगी। ये तो नमस्कार करना है, उनसे भी ताल्लुक़ रखना है। मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरा अपना सिंचाई का साधन हो, अपना खेत हो, अपना रास्ता हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और क्या उम्र थी आपकी? तब मेरे आयु 20-21 साल थी। मैं BSc करके आया था, 21 साल की। तो पिताजी ने मना किया? हाँ, पिताजी ने, कि वो तो रोका था उन्होंने, और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने धीरे धीरे खेत बेचना शुरू कर दिया। तो फिर जो खेत में सिंचाई देने के लिए, जैसे ट्यूबवेल पे मैं गया, तो मैं अपने नौकर को या पिताजी को नहीं भेजता था, मैं खुद सिंचाई के लिए जाता था, जबकि उस पर काम खेती का आता भी नहीं था। और सीख पहले देखता था, दूसरा कैसे कर रहा, तीसरा कैसे कर रहा, पड़ोसी काम, कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं भी जाता था, गाड़ी बसों में भी जाता था, तो वो किसका कौन कैसे कर रहा, खेत में कैसे कर रहा, ये सब देखता था। तो देख के मुझे पता चला कि ये जुताई इतना क्यों करते हैं भाई। तो जुताई के बारे में बताया कि खेती की जो जुताई महत्वपूर्ण क्रिया है, इसलिए करते हैं कि जोहर सूरजा, ऐसी कहावत पहले सुनी, हमें पिताजी सुनाते थे, बाबा किसान भी सुनाए, उससे सुनी हमने, कि जोहर सूरजा जोत न सुख। तो जोहर का मतलब तालाब तो भले ही सूख जा, पर जुताई कर कर नमी, मतलब जो भूमि है आपकी, उसका ऐसा महीन कर लो कि नमी धारण बनी रहे हमेशा, वो ना सूखती। फिर दूसरे, जमीन को इतना तोड़ दो, जितना तोड़ोगे उतना ये देगी, वो बोला जुताई के। तो इस तरह से मैं लिखता गया। और ऐसा फिर मैं अपना कभी रात विद्यार्थी जीवन जैसा मेरा भी ऐसा हुआ, उठा और फिर उस पर चिंतन करता था। तो मैंने उसको वर्गीकृत करा, जुताई के लक्ष्य क्या हैं किसान के। तो पहला लक्ष्य है कि जमीन को उर्वरक शक्ति बनाने के लिए करना, और दूसरा जो उसमें था लक्ष्य, जो किसान का आज भी है। और फिर मैंने कृषि की किताब भी पढ़ी, इधर उधर से पत्रिका भी मिल गई। तो हो सका ये किसान अनपढ़ हैं, ये वैसे ही करते हैं, तो उसमें कृषि विज्ञानों का भी लिखा कि खरपतवार नाश होने चाहिए, जुताई करके इस टाइम पर जुताई करो, उनका नाश करो, और फसलों को नुकसान देंगी, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो मुझे चुपती थी बात। फिर तीसरा उद्देश्य ये रासायनिक खेती वाले और परंपरागत किसान वाले की ये बात रही कि उसको जल धारण क्षमता बनानी है, उर्वरकता शक्ति रही, खरपतवार नाशक रहा, तीसरा जल धारण क्षमता की बात रही। चौथी बात जो है उसके लिए जो कृषि किताबों से मुझे पता चला कि बीज या बैट से जर्मिनेशन के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का मैं तुलनात्मक वो करता था। वो बात मुझे चुपती थी। कहाँ चुपी? कि ये खरपतवार नाशक, और ये तो इनका सार्थकता क्या है? जो घासें हैं, मुझे पढ़ाई हुई है भाई, घासें वनस्पति घास है, एक योग है, ये क्या है, और खाद्य श्रृंखला मैंने पढ़ी है, इनकी उपयोगिता नहीं हो रही। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों? अगर फिर चलो यही किसान नहीं समझते तो कृषि विद्यालयों से समझना चाहिए था। ये मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं अपने को भी चेक करता था, और फिर कहीं दूसरी जगह जाता था, वहाँ भी चर्चा करता था, फिर भाई साहब से बताता था। अपने भाई आते थे, 15 दिन में आते थे, उनसे जिक्र करता था। तो वो कहते थे
उनको अच्छा लगता था। सर जो तेरी बात अच्छी है, तो इस तरह से खेती नहीं हो पाने, वो आप बार बार करते थे, पर बात ठीक है। और वही खेती क्यों नहीं होगी, होगी, आवश्यक होगी खेती। तो मतलब फिर तो जब वो ज़मीन जुती हुई, खूब जुती हुई, तो मैं सिंचाई करता था। और पहले सिंचाई जब करता था तो जैसे फसल बो गई और उसमें पहले सिंचाई 20-25 दिनों के बाद करनी पड़ती है, तो पता चला उसकी नमी भी चली गई और फसल वो जो बीज से जो फसल उग आई थोड़ा सा ऊपर को, तो उसमें जड़ें थोड़ी सी छुटनी हुई है और थोड़ा सा पौधा बना है और उसको सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे ही हमने सिंचाई करी तो जितना टूटा हुआ मृदा का लेयर था, स्तर था, तो वो सारा का सारा एकदम पोली हो गई, घुल गया उसमें पानी में और बहुत मुलायम हो गई। तो वो बीच में अपने जो लोग पानी फेरने की बात आती, क्यारी से दूसरे क्यारी में डालना, लोग बंद करनी ऐसा, तो मेरा पैर भी इतना 2-3 फीट धस जाता था और नीचे की मिट्टी मुलायम हो जाती थी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा ध्यान गया जुताई पर कि वो मैं उस खेत को बार बार देखता था, शाम को क्या है, सुबह क्या है। धीरे धीरे ज़मीन सॉफ्ट हुई, सॉफ्ट होने के बाद फिर कड़ी हुई, कठोर बनती चली गई, फिर उसमें दरार भी पड़ती चली गई। पानी कहाँ चला गया भाई, पानी कुछ नीचे उतरा, कुछ हवा में उड़ गया, कुछ कैसा, फिर वो इतनी कठोर हो गई तो जो जड़ें थी वो भी कॉम्पैक्ट हो गई, उसमें चिपक गई और फसल भी ऐसे हो गई। तो मैं मतलब पिताजी से जो इसमें कुछ ना करो, नलाई ना करें, गुड़ाई ना करें, तो कोई और कुछ भी ना करें तो फसल नहीं होने की। तो तुम इतना जुताई का इतना श्रम, इतनी बड़ी बात, तो ये तो सब निरर्थ होकर गया। और घासों का क्या हुआ फिर, और तुम्हारे श्रम का क्या हुआ? और जो एक कुदरती संरचना है उसके आपने अपने हिस्से उसको अदला बदला, उसका क्या है? तो पिताजी को चिंता होगी कि बेटे तेरी खेती कैसे होगी, तेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो उनके मन के से मैं रासायनिक खेती की, और जैसे हरियाणा खेती पत्रिका भाषा मंगाई हिसाब से किसान भारतीय पत्रिका तंत्र से और BSc एग्रीकल्चर के वो सब इस तरह के लेवल की पत्रिकाएं पढ़ी। और अपने जो फील्ड सरकारी मशीनरी है, जैसे अपने ADO एग्रीकल्चर, ग्राम सेवक, BDO और एग्रीकल्चर जिला कृषि अधिकारियों से संपर्क करा और उनसे भी मैं डिस्कस कि चलो किसान ऐसे हैं तो उनसे लेकर वो विद्वान है और गाँव के विकास के लिए आए हैं। तो वो उनका आना जाना हमारे बढ़ गया और वो यही कहते थे, मतलब मेरे सेहत करते थे, नहीं ऐसे काम नहीं चलने का, ये बेवकूफ़ी की बात आप करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप इसका ऐसा होना ऐसा होना। तो मैं बोलता था ठीक बेवकूफ़ी तो है, पर ये तो फिर कठिन होगी। तो मैंने लेख लिखा उसके बाद कि सारे किसान धरती पर जो खेती करते हैं तट भूमि में खेती करते हैं। तो तुलनात्मक मैंने दिया कि जो श्रम किया उपज तो पहले ही थी, फिर आपने तोड़ कर उसको और फिर तक बना दिया। तो जो नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक संरचना थी मृदा की वो भी आपने खो दी और नहीं आपने करना है। तो इस तरह से कितनी ऊर्जा आपने दी और कितनी ऊर्जा उससे मिलेगी, तो तुलनात्मक बहुत कम मिली। परंपरा में जो हमारे जो अनुभव हैं, परंपरा में देखिए हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे साथ जो काम करते हैं वो सीखते हैं। हम ये जैसे यही चारा काटने की बात है, सब कहते हैं भाई इंजन लगाओ, बिजली लगाओ, ये करो, ठीक है। हम कहते हैं बच्चों से कि थोड़ा सुबह सुबह नहाने के बाद व्यायाम करो। हमारा छोटा बच्चा, बीवी, लड़कियाँ, सारे सबके सब हम थोड़ा थोड़ा चारा सब काटते हैं। उससे क्या हमारा पूरा बॉडी का जो है व्यायाम रहता है। तो उससे सारे तो ये सब दूसरों को भी देखने से पता चलता है। लेकिन यहाँ के बाहर, आपके गांव के बाहर के किसानों को ये पता चले, देश में पता चले, आप इसके लिए घूमते हैं, आपने कुछ प्रयत्न किए हैं कि आपकी जो अनुभव हैं वो आप बांटे लोगों से, वो क्या होगा मतलब आपके सब? देखिए आप जैसे सामने खड़े हैं, आए दूर से मुंबई से, तो आपके द्वारा पूरे संसार में दूरदर्शन द्वारा जा गई। ऐसे ही मैं जाता हूँ सेमिनार में, गोष्ठियों में, सब अपने अनुभव बताता हूँ विद्वानों को। और
हमारे क्वालिटी सर्कल के अरविंद कौल साहब हैं, तो क्वालिटी सर्कल वो बाराबंकी में और गांव में ले आते हैं, तो वहाँ के लोगों को हम बताते हैं, वहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आपके यहाँ फैक्ट्री में बुलाया गया हमको, शुगर फैक्ट्री में, फिर 2-3 फैक्ट्रियों में, और उन्होंने तरह तरह की बात पूछी, तो फिर उन्होंने हम सहज कैसे बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। हाँ बताइए। तो इसी तरह से जैसा आपको बता रहा हूँ, और कहीं भी जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, सब अपने गुरुजनों से, अपने और परिवार रिश्तेदारी में जाते हैं, तो पूछते रहते हैं सवाल, आप ऐसा ही क्यों करते हैं, वैसे ही। तो मैं उसका जितना सत्यता के प्रमाण हो मैं देता हूँ, कि जो प्रमाण मिलते हैं लोगों को तो कुछ यकीन भी करते हैं। मान लीजिए बिना खाद का मैं रहता हूँ, कैसा रहता हूँ, कैसे मेरे काम चल रहे हैं, कैसा, तो मुझे लगना चाहिए ना। सत्यता, एक सत्य को जानने की उसकी दृष्टि होनी चाहिए, सत्य बोलने के लिए उसकी वाणी होनी चाहिए, तो उसका मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। सच्चाई ये है, उसको दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपने 1980 के आसपास ये काम करना शुरू किया था, अलग तरह की खेती, तब आजू बाजू के किसानों ने आपको मदद की थी या क्या हुआ था? मतलब आजू बाजू के जो किसान हैं उन्होंने अफसोस महसूस किया था, और उनके अफसोस पर मैं सचेत नहीं हुआ, उन जैसी खेती नहीं की, फिर भी मैं अडिग रहा। तो उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बताया, गाली भी दी, मूर्ख कह कर मेरे सामने चले जाते थे। और क्योंकि किनारे के सड़क के किनारे हमारा खेत है, तो काफ़ी दर्शक देखते थे, फसलों के गिरावट की पैदावार को भी देखते थे, उसके क्या हो रहा है दैनिक चर्या सब कुछ। तो कहीं के भी जो जाने पहचाने के आम रास्ते पर राहगीर जा रहा, तो उसको अलग से दिखाई देता था, तो उसमें प्रश्न करता था, ये ऐसा कर रहा, ऐसा पट बन जाए ज़मीन, ऐसा ये हो जाएगा, तरह तरह के। तो उसको हम रिकॉर्ड करते थे बैठ कर, कि इस व्यक्ति ने हमको इसलिए मूर्ख किया है, या इसलिए ये बात बताई है, उसको हम रिकॉर्ड करते थे साहब, लिख लेते थे। हाँ, लिख लेते थे। फिर उस पर हम चिंतन करते थे। जैसे मेरा अभी भी स्वभाव है, रात में जब तक नींद आ रही तो लेट रहा हूँ, नहीं नींद आ रही पढ़ने बैठ गया, कुछ अपना चिंतन करने बैठ गया, तो उस पर प्रश्न ढूंढता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कैसा क्या उत्तर मिला। दूसरा आदमी अगर आप पे कुछ, आपको कोई बोल रहा हो, तो आप खुद क्यों चिंतन करते हैं? आपको उसमें खुद की गलती नजर आती है? नहीं, खुद के नहीं, मुझे समझ में आ रही कि ये घास का कुछ अर्थ है, ये जुताई का कुछ अर्थ है। अब मैं उसको प्रकृति की व्यवस्था को पहचानना चाह रहा हूँ। सब वो दूसरे लोग अपने उसमें वो परंपरा से आदी हो गए उस तरह से, और वो जबकि वो टिकाऊ खेती नहीं है या टिकाऊ बात नहीं है, मुझे यहाँ टिकाऊपन लग रहा है अपने आप में, तो उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ बस। वो दूसरा जैसा कर रहा है उसको जो समझ में, उसका दोष नहीं है, मुझे गाली दे गया, उसका दोष नहीं है, मूर्ख होता है। मैं उसको अपने आप को ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपना परिचय नहीं दिया, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुझे कुछ नहीं करता, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता जब तक कि मुझे सत्य का प्रमाण न मिल जाए कि ये बात जो मैंने सोचा, परिकल्पना की है, तो व्यवहार में वो कितनी सच है और वो कितना मैं उतार सकता हूँ, दूसरों को भी उतरवा सकता हूँ। तब तो इसलिए मैं उसको बताता भी नहीं। तो वो अनदेखता से अपने जिज्ञासु है, उसका स्वभाव है, तब वो जो उसको समझ में आते हैं वो सब कहते हैं। आपके बारे में जब हमने पढ़ा था, तो आपकी मेथड में ये भी सुना था कि आप इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालते, जानवरों को, चूहे हो या सांप हो, आप उन्हें रहने देते हैं आपके खेत में। तो इसके पीछे आपका क्या विचार है? इसके पीछे ये विचार है जी कि जैसे ये आपके चूहे, आप अभी देख रहे थे गिलहरी को, पशु पक्षी देख रहे हैं, तो मनुष्य ने अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पशुओं को पालना सीख लिया। जैसे कहीं ऊँट है, कहीं बकरी है, कहीं कुछ है, वो पालते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मनुष्य भी प्रकृति का अन्य इकाइयों की भांति ऐसा ही एक इकाई है, कोई भिन्न नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो बुद्धिमान है, अन्य इकाई में उतना विकास नहीं है। तो वो समझदारी, ये तो मैं मानता हूँ कि जितने भी मानव इकाई हैं, सबकी सब प्रकृति की एक मतलब हीरे जैसा है। और वो अच्छा करने के लिए प्रकृति में एक अच्छा सुखद व्यवस्था है, उसको पकड़ कर और सबको अच्छा प्रदान करना, चाहे वो कीड़ी हो, चूहा हो, कैसा
हो। तो मैं अब ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मनुष्य को सबके साथ कैसे जिया जाए, कैसे उनको वे भी रहें, घासें भी रहें, चूहा भी रहे और जंतु भी रहे, हम भी रहें, तो सबके साथ ऐसी कैसी व्यवस्था निकल सकती है। तो वो ये पहचान पड़ रही है अपने। तो उसका असर नहीं होता खेत में ये सब जानवर रहने से? देखिए, प्रकृति में एक संतुलन है और उस संतुलन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो संतुलन में मुझे कुछ आपत्ति नहीं होती है। प्रकृति की जो संपदाएं हैं, जो प्रकृति की जो इकाई हैं, वो मेरे खेत में आ रही हैं और मुझे उनके साथ साथ कैसे मैं उनसे जीऊँ, अपना आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो जुटाऊँ, वो भी रहें, मैं भी रहूँ। तो एक प्राकृतिक संतुलन की स्थिति दिखाई देती है, उसको बनाए रखने की का मुझे युक्ति सोचती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है फसलों में प्रकोप जैसा दिखाई देता है। मान लीजिए कोई कीट आ गया, उसके कारण नष्ट हो गया, या कोई पशु आ रहा है वो नष्ट हो रहा है, उसके कारण फसल नष्ट हो रही है, प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो मुझे उसमें ये सोचती है अपने आप में, ये विचार करता हूँ कैसे कोई दिक्कत है, यह कुछ और होना चाहिए था, इसके लिए भी होना चाहिए था। और जब इसके लिए नहीं रहा तो ये फसल को नष्ट करेगा। जैसे कि दीमक को हम ध्यान में आया, दीमक सारे जो खेती बाड़ी की किताबें हैं और जो व्यवहार में है, दीमक को किसान का मित्र साबित किया। लेकिन मेरे अपने अध्ययन में ये साबित हुआ 1983 में कि मैंने भाई साहब को जब बताया कि किसान का मित्र है ये, तो दीमक भैया किसान का मित्र है कैसे, तो मेरे भाई को बड़ा अचंभा सा हुआ कि बोले कि देखिए, तो मैं भाई साहब को दिखाया, देखिए पेड़ों पर दीमक है, यहाँ दीमक है, ये दीमक है। हमारा देश जो है उष्ण गर्म जलवायु का देश है, हमारे यहाँ दीमक लगभग 12 महीने मिलती है, और जबकि वर्षा ऋतु जो है पूरे 2.5-3 महीने रहती है। तो केंचुआ जो मिलता नहीं है 2.5-3 महीने हम उसको कहते हैं, उसको मित्र बताते हैं। तो मित्र ठीक है, लेकिन किंतु दीमक भी किसान का मित्र है। तो भाई साहब बोले आप बताओ। तो वो IIT से 3 दिन की छुट्टी उन्होंने लेकर आए, बोले भाई इस बार मैं आऊँगा तो मुझे बताना। तो उनके सवाल जवाब लिखे हुए मेरे पास। तो उन्होंने प्रश्न करा भाई कैसे, जैसा आप पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ से गया तो उन्होंने नहीं किया, तो फिर दीमक किसे क्यों लग रही है। तो मैं उनसे बताया कि जो तने का बाहरी लेयर है और वो वेस्टेज है, वो नेचर के लिए ही है, वो इतना हार्ड है कि वो दीमक के अलावा उसको कोई मिट्टी में साधारण पदार्थ में नहीं बदल सकता। दीमक ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कीट है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके सामान्य पदार्थ में बदल देता है। और ये मिट्टी कह लो इसको या कैसे भी कह लो। तो बोले ये, तो फिर मैंने वो दीमक हटा कर वहाँ वो देखा, देखो ये पुरानी इसकी छाल तो उसने खा ली नहीं, जिसमें प्राण संचार है, जो जिन कोशिकाओं में प्राण चल रहा है, हवा पानी का सब चल रहा है, वो जिंदा सेलों में दीमक नहीं जाने, खाली वेस्टेज में जाए। तो इसने कितना बढ़िया काम किया देख, है ना। जो कचरा हम स्वच्छंद करके बार बार जुताई करके निकाल देते हैं, और खाली एक भूखंड पर आप इच्छित फसल रखना चाहते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो सब्जी हो, और बाकी कुछ रखना नहीं चाहता मनुष्य, एक लाभ उन्माद कह लो या कोई भी उन्माद वाली बात कह लो, तो उसके कारण जो भी उसमें मौजूदा फसल रहती है, जबकि प्रकृति एक तिल भर जगह में भी समाई हुई है, उसमें असंख्य प्रकार के माइक्रोब सूक्ष्म जीव जगत और नए नए अंडाणु ये सब उसमें मिलते ही हैं। और जब भी अनुकूल परिस्थिति आते हैं तो सब अपने आप में सजग होते हैं, सजग होते हैं, उन्हें खुराक चाहिए, खुराक में फिर किसान की फसल मिलती है। तो ये मैं किसान से मालूम करता हूँ कि किसान दीमक का शत्रु हुआ या दीमक किसान की शत्रु हुई। तो किसान खुद स्वीकारने लगता है, जब मैं बात करता हूँ कि भाई किसान ही हुआ शत्रु, तो दीमक का कभी किसी भी को क्यों मारते हो तुम, जब तुमने उस भूखंड पर थोड़े से भूखंड पर आपने अपनी इच्छा के अनुसार भी वहाँ पक्षी भी रहेंगे, दीमक भी रहेगा, कीड़ा भी रहेगा, गिडार भी रहेगा, तो इसलिए वो मिश्रित फसलों वाली बात आती है।
शूरवीर जी, हमें ये बताइए, आपके घर में जो अनाज आता है, जो जिससे खाना पकता है, वो आपके खेत का होता है? देखिए, हम तो अपने खेत में कई सारा खाना खाते हैं और मित्रों को भी खिलाते हैं। खाने का स्वाद ही अलग मिलेगा। हम ये नहीं कहते ये रासायनिक खेती का या रासायनिक खेती का खाना, खाने वाले ये बताते हैं, जो हमारे मित्र जिनको हम खाना देते हैं ना, किसी को कोई वस्तु भेंट में पहुँचाइए, गुड़ पहुँचाइए, चावल पहुँचाइए, वो कहते हैं भाई स्वाद बहुत बढ़िया है, इसके स्वाद बहुत अच्छा है, तो फिर से इच्छा करते हैं कि वो वस्तु मंगाते हैं फिर अपने। तो ऐसे क्यों होता होगा? ये देखिए, जो जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, तो चावल में अपने आप में चिकनाहट है, उसका रंग रूप बड़ा सामान्य, बड़ा अच्छा स्वाद में आता है। उड़द खा रहा हूँ तो उड़द में एक तरह का, जो पहले कभी हमारे दादा बाबा कहते हैं कि उड़दों में बहुत चिकनाहट था, लय आती थी, तो वो हमारे उड़दों में दिखाई पड़ती है, वही स्वाद आता है। तो खाने वाला ये लगता है कि और लाओ और खाएं, तो वो चिकनाहट जो है और उस तरह के जो गुण हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और जैसा हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो स्वास्थ्य में भी सुधार है, जो हमारी प्राकृतिक सेहत है वही मेंटेन है, और बुखार वगैरह ये इस तरह का या कोई ऐसा गंभीर रोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को जैसे डॉक्टर लोग मेरे मित्र हैं, तो मेरे जोग बताते हैं भाई बिना खाद का इस तरह से खाओ, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हाँ, तो ये चावल का, तो अपना चावल उड़द का जो हमारा एक हाँ आजकल सर्दियों का भोजन, ये बहुत बढ़िया भोजन है जी। तो लेकिन इस तरह का खाना बना के, जैसे मार्केट में अगर आपको चावल बेचने हैं बड़ी स्केल पे, हाँ। तो वो पॉलिश रहने चाहिए। जैसे आजकल हर चीज वो ऐसे होती है ना कि साफ सुथरी पॉलिश होके, तो वो कैसे मतलब हो पाएगा? सर, वो फैशन की बात है, तो फैशन में क्या नहीं, अब देखिए जो सूती कपड़ा जैसे पहनने का ही आप लें, सूती कपड़ा लें, तो इससे जो है अपना जितना भी तन की रक्षा होती है, या कैसा पर्यावरण से कैसा अपना शरीर को उसकी रक्षा कर सकता है, ये सूत में ही एक गुण होता है। ऐसे ही खाने के जो जैसे चावल का ही आप उदाहरण लें, तो चावल के छिलके के बाद वाली जो सतह होती है उसको ब्रान कहते हैं, हमारे हिंदी में कामू कहते हैं, और तो उसमें इतने मतलब इतना तत्व रहते हैं जो शरीर को अपना आप ही पुष्ट करते हैं। जो आज तक किसी की कितना भी हाजमा खराब हो गया हो, कितनी भी ऐसी परेशानी हो रही हो, तो साहब उस ब्रांड से हमारी आंतें जो मजबूत होती हैं, दृष्टि मजबूत होती है। तो जो हम शहर में खाना खाते हैं, हाँ, तो आपको ये कहना है कि वो सब जीवन, उसका पोषण नष्ट हो चुका है? हाँ, उसकी जो है पोषकता जो है कम हो गई है। जैसे कि हमें चाहिए कि चिकनाट तेल युक्त चाहिए, हम अलग से चर्बी खाएंगे कहीं कुछ, तो इसमें ब्रांड में तेल भी होता है जो हमारे यहाँ कवच आंतड़ियों को अपना पाचन में परिचय होता है और चिपकता भी नहीं है। ये तो जैसे आटे का ही है, तो आटे का चोकर हम जो उसमें डलवा देते हैं, भाई इतना छनवाते हैं कि ताकि उसमें तिनके या कुछ ऐसा चीज़ ना हो, फिर उसी में मोटा आटा लेते हैं और उसी को छनवा देते हैं। तो हम जब से हमें ज्ञान हुआ कि छिलके में बहुत पौष्टिक मात्रा है, तो उसको मिलाकर साहब, तो मैं जब चावल निकलवाता हूँ तो सेलर पर कहता हूँ भाई एक बार ही बस उसका छिलका अलग कर दो और बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कहता है साहब कैसे बनेंगे सब, तो ये अपना उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उबालना पड़ता, सब बढ़िया रहते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप खाते रहिए।